प्यारे बच्चों, एलजीआर स्टडी पैरामेडिकल के इस महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी पैरामेडिकल का प्रवेश परीक्षा देने जा रहे हैं तो आज के क्लास में बताए गए सारे के सारे क्वेश्चन को एक बार शुरू से अंत तक ध्यान से देख के जाइए, क्योंकि आज का क्लास आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के क्लास में हम पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए ऑल सब्जेक्ट के टॉप 90 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं, जो सेम टू सेम आपको सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एक एक क्वेश्चन शुरू से अंत तक जरूर देख के जाइए, नहीं तो आपको पछताना पड़ सकता है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और हम लोग फास्टली करेंगे ताकि कम से कम टाइम में अधिक से अधिक क्वेश्चन हम लोग क्या कर सके, जो है कंप्लीट कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा और सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने है। पूछा जा रहा है कि परमाणु क्रमांक की परिकल्पना किसने दी। परमाणु क्रमांक की परिकल्पना किसने दी? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो डाल्टन होगा। ठीक है, परमाणुवाद का जो सिद्धांत है वो डाल्टन ने दिया था। डैट मीन्स यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि गाजर इसका अच्छा स्रोत है, यानी कि गाजर में कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा जो है पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका जो है जो दो के लिए जो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ये होगा विटामिन B1। आपका ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि राष्ट्रमंडल खेल 2010 के आधिकारिक गीत की रचना किसने की थी। आधिकारिक गीत जो था राष्ट्रमंडल खेल 2010 के लिए, इसकी रचना किसने करी थी? तो यहाँ पर जो है आपका 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए होगा, रहमान ने। रहमान यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि लैंप वाली महिला किसे कहा जाता है। लैंप वाली महिला किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर आपका 4 का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो आपका ए होगा, जो है नाइटिंगेल को। किसको? लैंप वाली महिला। 4 के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, नाइटिंगेल। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके सामने। इन्हें जो है मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। मरने के बाद किनको भारत रत्न दिया गया था? निम्नलिखित में से ये आपको क्या करना है, बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि मरने के बाद भारत रत्न प्राप्त करने वाले जो हमारे महान व्यक्ति हैं वो है राजीव गांधी। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि बोरलॉग पुरस्कार इन्हें दिया जाता है। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में या फिर किसे दिया जाता है, ये आपको बताना है। तो 6 के लिए यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल जो है सही होगा, कृषि वैज्ञानिक को दिया जाता है। तो ए ऑप्शन कृषि वैज्ञानिक आप लोग याद रखें। नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ये लोकसभा के अध्यक्ष के अतिरिक्त एक प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन है जो लोकसभा के अध्यक्ष के साथ साथ ये मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं किसी प्रदेश के? तो 7 के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा, जो लोकसभा के अध्यक्ष के अलावा ये मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पर। आपके 8 नंबर क्वेश्चन, कौन सा पक्षी वृत्तम है? तो यहाँ पर आपका 8 के लिए जो राइट आंसर होगा वो आपका डी, शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ा पक्षी, वृत्तम मतलब सबसे बड़ा पक्षी कौन है? शुतुरमुर्ग है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि इस देश में विशालतम इमारत है। सबसे बड़ा इमारत जो है कहाँ पर पाई जाती है मुख्य रूप से, ये आपको बताना है। तो 9 के लिए आपका ये होगा दुबई। दुबई में सबसे बड़ा इमारत है, बड़े बड़े इमारतों के लिए फेमस है दुबई। अभी बुर्ज खलीफा के बारे में आप जानते होंगे और अब चीता टावर भी बनने जा रहा है जो कि दुबई में ही है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके सामने 10 नंबर। सबसे कम क्षेत्रफल वाला देश है। सबसे कम क्षेत्रफल वाला देश है वेटिकन सिटी। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए आप लोग, जितने भी साथी लाइक नहीं किए हैं। तो एड्स में ए इसके लिए आता है, यानी कि एड्स में ए का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो 11 के लिए जो यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है वो सी होने वाला, एक्वायर्ड। ठीक है, यहाँ पर आपका एक्वायर्ड, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि इस भारतीय को जो है जीवन काल उपलब्धि हेतु विशेष ऑस्कर दिया गया। तो किसे दिया गया है? 12 के लिए बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, सत्यजीत रे। सत्यजीत रे आपके बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि द
डिस्कवरी ऑफ इंडिया इन्होंने लिखी, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया था? तो 13 के लिए जो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी होगा, JL नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, आपके बी ऑप्शन बिल्कुल जो है यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा और शुरू से अंत तक देखिएगा। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, इस चीज़ों पर फोकस कर रहा हूँ, तो आप लोग शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, सत्यजीत रे के द्वारा निर्मित एकमात्र हिंदी चलचित्र इस पर आधारित था। सत्यजीत रे का जो हिंदी फिल्म था वो किस चीज़ पर आधारित था, ये आपको बताना है। तो 14 के लिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका ए होगा। याद रखेंगे, शतरंज के खिलाड़ी से संबंधित है सत्यजीत रे का जो है फिल्म, ये आप याद रखेंगे। सत्यजीत रे का अगर प्रथम फिल्म पूछा जाए तो पाथेर पंचाली आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि मालगुडी डेज के लेखक थे। मालगुडी डेज के लेखक कौन थे? तो 15 के लिए यहाँ पर आपका डी ऑप्शन से होगा, RK नारायण। डी ऑप्शन आप याद रखेंगे, मालगुडी डेज के लेखक जो है RK नारायण थे। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट अगले 16 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर, मोदी के बाद ये IPL के अध्यक्ष बने। मोदी के बाद जो है IPL के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो 16 के बी होगा शुक्ला। शुक्ला यहाँ पर आपका बी ऑप्शन से होगा, जो मोदी के बाद IPL के अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत के पूर्व विधि मंत्री हैं। भारत के पूर्व विधि मंत्री का नाम क्या है? तो 17 के लिए आपका सी ऑप्शन से होगा, शांति भूषण। ठीक है, शांति भूषण आप लोग ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। चलिए बढ़ते हैं और अगले 18 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। यह विकीलीक्स है ना, विकीलीक्स के प्रधान संस्थापक हैं। ये विकीलीक्स के जो है प्रधान संस्थापक कौन है? तो 18 के लिए यहाँ पर आपका ए ऑप्शन से होगा, असांजे। ठीक है, असांजे आपका ए ऑप्शन यहाँ पर आप याद रखेंगे। नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 19 नंबर, अन्ना हजारे का एक अध्याय, ठीक है, नाम है, अध्यय नाम है। अन्ना हजारे का एक अध्यय नाम क्या है? तो 19 के लिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो सी होगा, लोकपाल। ठीक है, अन्ना हजारे को लोकपाल के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है, ये आप याद रखें। सॉरी, चलिए बढ़ते हैं। तो अन्ना हजारे जी को लोकपाल के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये लोकपाल बिल के ऊपर बहुत ही ज़्यादा क्या कर रहे थे, आंदोलन किए थे। ठीक है, चलेंगे हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। ICC विश्व कप 2011 के फाइनल में भारत ने किसे हराया था? तो 20 के लिए जो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, 2011 के फाइनल में भारत ने जो हराने का काम किया था वो हराया था श्रीलंका को। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपके 20 के लिए बिल्कुल सही जो है सही होगा। नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन 21 नंबर पूछा था कि निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? यहाँ पर शुद्ध शब्द का आपको पहचान करना है। 21 के लिए राइट आंसर आप यहाँ पर आपका डी होगा, अनुयायी। अनुयायी ये बिल्कुल जो है शुद्ध शब्द लिखा गया है, बाकी किस सब में कुछ ना कुछ क्या है, फॉल्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने है 22 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कलेजा ठंडा होना का अर्थ है। कलेजा ठंडा होना का क्या अर्थ है? तो कलेजा ठंडा होना का अर्थ है भाई साहब संतोष होना। क्या होना? संतोष होना, यानी कि बी ऑप्शन आप याद रखेंगे। नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कान खोलना का अर्थ है। कान खोलना का क्या अर्थ है? कान खोलना का अर्थ है सावधान करना। क्या करना? सावधान करना, यानी कि सावधान करना। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अक्ष शब्द का यह अर्थ नहीं होता। अक्ष का अर्थ क्या नहीं होता है ये बताना है। तो कलंक नहीं होता है, अक्ष का अर्थ कलंक जो है नहीं होता है। तो डी ऑप्शन आप याद रखेंगे भाई साहब। नेक्स्ट आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अति का विलोम है। अति का विलोम क्या होगा? तो यहाँ पर अति का जो विलोम है वो आपको पता होना चाहिए। 25 के लिए जो आपका जो राइट आंसर होगा वो अल्प होगा। अति का क्या होगा? अल्प। दैट मीन्स बी ऑप्शन आप याद रखें। नेक्स्ट है कि जल का पर्यायवाची है। तो जल का पर्यायवाची आप सभी समझते हैं। सरोज नहीं होगा, अंबर भी नहीं होगा, पावक नहीं होगा, सलील होगा। सलील आपका ए ऑप्शन। 26 के लिए ए ऑप्शन आप याद रखेंगे। नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके सामने कि अश्व का पर्यायवाची है। अश्व जो है इसका पर्यायवाची बताना है तो है होगा। अश्व का क्या होगा? है होगा। बी ऑप्शन आप याद रखेंगे। नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? कौन स्त्रीलिंग शब्द है? 28 के लिए आपका सी होगा, अवस्था। अवस्था जो है स्त्रीलिंग शब्द है। जैसा कि आपने सुना होगा कि मेरी अवस्था हो गई, मतलब
हम बहुत बूढ़े हो गए, ठीक है, इस तरह से समझ सकते हैं। निम्न में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? पुल्लिंग शब्द का पहचान करना है तो 29 के लिए आपका ये होगा तट। तट पुल्लिंग है। ए ऑप्शन आप याद रखेंगे। तट मतलब किनारा, जैसे नदी या समुद्र का किनारा को हम तट कहते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध शब्द आपको पहचानना है तो सौहार्द। सौहार्द ये बिल्कुल बिल्कुल गलत है, तो आपका ए ऑप्शन ही यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन को पूछा जाएगा कि गरिमा कमज़ोर थी, डॉट 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 बीमार पड़ गई। गरिमा कमज़ोर थी ताकि बीमार पड़ गई, इसीलिए बीमार पड़ गई, क्योंकि बीमार पड़ गई, काहे बीमार पड़ गई। तो यहाँ पर सूटेबल कर रहा है इसीलिए। गरिमा कमज़ोर थी इसीलिए बीमार पड़ गई, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। देखिए लॉजिकल क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि सब जानते हैं डॉट डॉट पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। सब जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, या क्योंकि, वही, और। तो यहाँ पर आपका जो सूटेबल लग रहा है ना 32 के लिए, जो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा वो ए होगा। सब जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट भाई साहब आपके सामने क्वेश्चन है कि डॉट डॉट वह परिश्रम करता तो जरूर सफल होता। तो कहीं वह परिश्रम करता तो सफल होता, या लेकिन यहीं, या यदि यहाँ पर ज़्यादा सूटेबल है। तो आपके 33 के लिए जो आपका राइट आंसर होगा वो सी होगा। यदि वह परिश्रम करता तो जरूर सफल होता, सी ऑप्शन आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है नेहा ने डॉट डॉट काम कर लिया। नेहा ने डॉट डॉट काम कर लिया, तो ये आपके 34 के लिए जो बिल्कुल सही आंसर होगा नेहा ने तो काम कर लिया। नेहा ने तो काम कर, नेहा भी काम कर लिया, यानी लग रहा बिल्कुल काम कर लिया। नेहा ने तो काम कर लिया, ठीक है, तो बी आपका बिल्कुल सूटेबल है यहाँ पर। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। बच्चे डॉट डॉट घूम रहे थे, तो बच्चे अगर बात किया जाए तो इधर उधर घूम रहे थे। बच्चे इधर उधर घूम रहे थे, इधर उधर आपका बिल्कुल सही यहाँ पर आंसर जो है हो जाएगा। अगला है ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा 36 नंबर क्वेश्चन को। यह न्यूक्लिक अम्ल में उपलब्ध जो है पिरिमिडिन क्षार हैं। कौन पिरिमिडिन क्षार हैं ये आपको बताना है। तो 36 के लिए जो आपका राइट आंसर होगा वो सी होगा, गुआनिन। गुआनिन आप सी ऑप्शन बिल्कुल याद रखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह एक संक्रामक बीमारी नहीं है। तो 37 में देखिए रेजी तो संक्रामक बीमारी है, इन्फ्लुएंजा भी है, एड्स भी है, तो गंडमाला सी ऑप्शन आप याद रखेंगे, ये संक्रामक बीमारी नहीं है। भाई साहब ध्यान दीजिएगा अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर। भारतीय दही इसके निवेश के द्वारा बनाया जाता है। भारतीय दही जो है इसके निवेश के द्वारा बनाया, किसके निवेशन के द्वारा बनता है वो बताइए। तो 38 के लिए आपका ए ऑप्शन से होगा, लैक्टोबैसिलस है ना, ब्लैगरिस के द्वारा, ब्लैगरिस के द्वारा बनता है, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। और दही में लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाए जाते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि इस विटामिन की कमी से एक घाव के बाद दीर्घकालीन जो है रक्तस्राव हो सकता है। कौन से विटामिन की कमी कारण अगर घाव होता है तो उससे लंबे समय तक आपका ब्लड जाता रहेगा, वो है विटामिन के कारण। किसके कारण? विटामिन के कारण। नेक्स्ट है कि यह मनुष्य हेतु आवश्यक अमीनो अम्ल है। मनुष्य के लिए आवश्यक अमीनो अम्ल कौन है? तो याद रखेंगे मिथानोनिन। जो मिथायोनिन जो है आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि निम्न पाचन में गैर सक्रिय विकर हैं। निम्न से जो कौन जो है पाचन में गैर सक्रिय विकर है, तो 41 के लिए जो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी होगा, याद रखेंगे ट्रिप्सिनोजन। सी ऑप्शन आप याद रखेंगे। नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने कि यह पौधा खाद्य तेल, पशु आहार और रेशे देता है। खाद्य तेल और पशु आहार और रेशे कौन देता है? तो 42 के लिए भाई साहब आपका राइट जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी होगा, कपास, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल बिल्कुल सही होगा। रेशेदार ये फसल है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन पादप उत्पादन नहीं है, पादप से नहीं जो है उत्पादित होता है, तो वो है रेशम कीड़ों से उत्पादन किया जाता है, पौधों से नहीं। नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक
कार्बनिक क्लोरीन कीटनाशक नहीं है, कार्बनिक क्लोरीन कीटनाशक नहीं है, तो 44 के लिए आपको होगा मैलाथियोन आपका ए ऑप्शन बिल्कुल जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन है, लैगहेमोग लोबिन इससे जो है इसमें उपस्थित हैं, तो ये आपके 45 के लिए जो राइट आंसर होगा वो आपका डी होगा, सोयाबीन का पौधा में ये पाया जाता है, तो डी ऑप्शन आप याद रखें। नेक्स्ट है कि एम्पियर के नियम से प्राप्त किया जाता है, एम्पियर के नियम से क्या प्राप्त किया जाता है, तो 46 के लिए आपका राइट आंसर जो है सी होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्राप्त करते हैं, तो सी ऑप्शन आप याद रखें। नेक्स्ट है भाई साहब आपके 47 नंबर क्वेश्चन, जरा ध्यान दीजिएगा, ये फिजिक्स का क्वेश्चन आ चुका है तो आपको हल्का सॉल्यूशन भी करना होगा। एक परिपथ में 5 एम्पियर का एक फ्यूज लगा है। अब ऐसा 5 एम्पियर का फ्यूज है तो 5 एम्पियर से जैसे ही ज़्यादा धारा बहेगा तो फ्यूज टूट जाएगा, ठीक है, इसीलिए 5 एम्पियर से कम धारा ही इसमें लगना चाहिए, बहना चाहिए, ये है। तो एक परिपथ में 5 एम्पियर का एक फ्यूज लगा है। परिपथ में सुरक्षापूर्वक प्रयोग में लाए जा सकने वाले 100 वाट और 220 वोल्ट के कितने अधिकतम बल्ब लगाए जा सकते हैं, ये आपको बताना। देखिए, सबसे पहली बात, यहाँ पर अगर एक बल्ब में धारा का वैल्यू अगर हम निकालने की कोशिश करें, एक बल्ब में धारा कितना होगा, ठीक है, यानी कि आई कितना होगा एक बल्ब के अंदर, तो वो हो जाएगा 100/220 आप यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 100/220 जो है वो ये कट गया, इसका आधा होगा 5 और इसका आधा होगा 11, यानी कि 5/11 एम्पियर होगा एक बल्ब में धारा। अब देखिए, बल्ब को चूँकि जो है सुरक्षित प्रयोग में लाने के लिए आपको समझना होगा कि 5 एम्पियर से अधिक धारा नहीं चाहिए, क्योंकि फ्यूज ही लगा भाई साहब कितना 5 एम्पियर का, तो इसीलिए यहाँ पर जो है बल्बों की संख्या अगर निकालना जाए, बल्बों की कौन चीज़ संख्या, हम सीधा संख्या लिख देते हैं, आप समझिएगा, बल्बों की संख्या अगर निकालने की कोशिश कीजिएगा, बल्ब की संख्या, तो आपको 5 को भाग देना होगा जो आपने को धारा मिला उससे, 5/11 से, तो 5 को दीजिएगा तो 5 का 5, भाग बदले गुना में 11 जाएगा ऊपर, 5 आएगा नीचे, 5 से 5 घट गया तो 11 से आंसर होगा। लगाए गए बल्ब कितने हो सकते हैं, 11 बल्ब आप लगा सकते हैं उस परिपथ में, कितने बल्ब लगा सकते हैं, 11 बल्ब लगा सकते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन है, तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण 48 के लिए जो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है हो जाएगा वो आपका सी होगा, प्राकृतिक गैस क्या है, तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। नेक्स्ट है भाई साहब आपके सामने 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सौर सेल बनाने में प्रयोग नहीं किया जा सकता है, सौर सेल बनाने में किसका प्रयोग नहीं कर सकते, तो प्लेटिनम है। कौन है, प्लेटिनम, बी ऑप्शन आप याद रखें, बहुत महंगा धातु होता है, ठीक है। सूर्य प्रकाश के घटकों में से कौन कपड़ों को सुखाने में सहायता करता है, कपड़ों को सुखाने में सहायता कौन करता है, तो यहाँ पर आपका 50 के लिए जो राइट आंसर होगा वो आपका ए होगा, अवरक्त किरणें, अवरक्त किरण कपड़ा को सुखाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। नेक्स्ट है कि नाभिकीय शक्ति संयंत्र में प्रयोग किया जाने वाला ईंधन है, नाभिकीय शक्ति संयंत्र में हम लोग प्रयोग करते हैं समृद्ध U-235 को, यूरेनियम 235, जो मतलब यूरेनियम 235 यहाँ पर आप याद रखेंगे। अगला है एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कि ब्राइन का घनत्व 1.2 ग्राम प्रति सीसी है, इसके 40 सीसी को जल के 30 सीसी में सीसी से जो मिश्रित किया जाता है, घोल का घनत्व बताना है। देखो सिंपल सी बात है, आप ध्यान दीजिएगा, अगर बात किया जाए तो ब्राइन का द्रव्यमान कितना है, ब्राइन का जो द्रव्यमान है, किसका द्रव्यमान, तो ब्राइन का यहाँ पर जो द्रव्यमान अगर देखा जाए 1.2 ग्राम पर सीसी है, इसको गुना कर देंगे 40 से, ठीक है, तो ये ग्राम में बदल जाएगा, कितना होगा, तो ये 48, एक मिनट और चौके 48 बिल्कुल ठीक ही है, एक सेकंड रुकिएगा, 48 होगा, 12 चौके 48, एक सेकंड, तो ये हो जाएगा 48 ग्राम, तो एक ब्राइन का द्रव्यमान हो गया।
अगर जल का द्रव्यमान अगर बात करा जाए, हम किसका, जल का अगर द्रव्यमान की बात करी जाए, देख सकते हैं 30 सीसी है, तो 30 से आप एक को सिंपल क्या कर लीजिए, गुना कर लीजिए, तो सिंपल बोल सकते हैं 30 ग्राम हुआ। अब 48 और 30 मिलाकर के पूरा बिलियन है, तो बिलियन का कुल द्रव्यमान कितना होगा, किसका, तो बिलियन का कुल द्रव्यमान, तो बिलियन का कुल द्रव्यमान होगा 48 और 30 हो जाएंगे आपके 78 ग्राम होगा। अब बिलियन का कुल आयतन देखेंगे, बिलियन का कुल अगर हम आयतन निकालने की बात करें तो वो 70 ग्राम होगा, क्योंकि आप 8 इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो बिलियन का घनत्व निकालना है, तो इसीलिए हमें निकालना है घनत्व। क्या निकालना है, घनत्व। घनत्व निकालने के लिए सिंपल आपको 78 को भाग देना है 70 से। 70 का 70 होगा और 8 आएगा, और फिर आप 80 हो जाएगा, तो फिर 70 का क्या होगा, 70 और फिर वही आपका 1.11 ग्राम पर सीसी आप याद रख सकते हैं। तो 1.1 ग्राम पर सीसी यहाँ पर आपका बी होगा सही आंसर, आप ये याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि निर्वात में स्वतंत्र रूप से गिर रहे सभी वस्तुएं रखती हैं एक समान। एक समान क्या रहती है, जब ऊपर से नीचे कोई फ्री रूप से गिर रही तो उसका क्या एक समान होता है, तो उसका एक समान होता है त्वरण। क्या होता है, त्वरण एक समान होता है। नेक्स्ट है कि एक वस्तु पर 20 न्यूटन का एक बल कार्य करता है और इसके फलस्वरूप बल की दिशा के 45 डिग्री कोण पर वस्तु 1 मीटर गति करती है। बल द्वारा किया गया कार्य निकालना। सिंपल बात, देखिए आप सभी कार्य का फार्मूला जानते हैं, वर्क बराबर एफ डी कॉस थीटा। सिंपल है, वर्क बराबर एफ डी एक्स जनरली लेते हैं और डी एक्स ही तो जो है डी कॉस थीटा होगा, तो हम सीधा एफ डी कॉस थीटा बोल सकते हैं। एफ डी कॉस थीटा होता है। अब इसमें वैल्यू रखिए, फोर्स कितना है, 20 न्यूटन का लग रहा है, ठीक है। एंड जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो 1 मीटर है। एंड कॉस थीटा, तो ध्यान से देखिएगा, कॉस और थीटा का वैल्यू 45 डिग्री। कितना डिग्री, 45 डिग्री। इतना जूल आपका आंसर होगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे 20 को 1 से गुना करेंगे 20 होगा, और कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। 1/√2 होता है, तो यहाँ पर आपने लिख दिया 1/√2, लेकिन इसे सॉल्व करना होगा। यहाँ पर ज़रा आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए अगर आप देखा जाए अगर कि हुआ क्या यहाँ पर, तो सिंपल सी बात है 20/√2 हुआ, 20/√2 हुआ, इतना जूल हुआ। अब इसको हर परिमयकरण कर दीजिए, तो ये 20/√, बिल्कुल ठीक है। तो ऊपर में 20 गुने √2 करना होगा और नीचे में √2 था, तो √2 से गुना करना होगा। यहाँ भी करिए, देखिए ऊपर में हो गया 20√2 और नीचे में होगा √2 गुने √2, 4 हो गया, ठीक है। अच्छा √2 गुने √4 होगा, √4 का वैल्यू 2 होगा, तो यहाँ पर लिखना होगा हमें 2, ना कि 4, 2 होगा। 2 से 20 को भाग करेंगे तो मिलेगा 10, यानी कि 10√2 जूल आपका फाइनल आंसर होगा। 10√2 जूल ए ऑप्शन में दिख रहा है, ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट है कि जब बर्फ़ को नमक से ठीक से मिश्रित किया जाता है तब बर्फ़ का गलनांक क्या होता है। जब आप इम्प्योरिटी मिलाते हैं, नमक एक तरह से क्या कहा जाए, इम्प्योरिटी है, तो जब नमक मिला देंगे तो घट जाती है, उसका गलनांक क्या हो जाएगी, बर्फ़ का गलनांक घट जाएगी। 233 केल्विन इसके समतुल्य है। 233 केल्विन को जब आप डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे तो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित पदार्थों में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिकतम है। किसका विशिष्ट ऊष्मा अधिकतम है, 57 के लिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, यानी कि पानी की। नेक्स्ट भाई साहब क्वेश्चन है कि एक लोलक की लंबाई 2 गुनी कर दी जाती है और इसके बॉब का द्रव्यमान आधा कर दिया जाता है, इसका आवर्तकाल हो जाएगा। आवर्तकाल जो है वो √2 गुना हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ध्वनि की आवृत्तियों में से किसे मानव द्वारा नहीं सुना जा सकता है। तो
5 हर्ट्ज के ध्वनि को मानव नहीं सुन सकता क्योंकि बहुत ही कम साउंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि दांतों के परीक्षण के लिए दांतों के डॉक्टर प्रयोग में लाते हैं, क्या प्रयोग में लाते हैं, तो वो प्रयोग में लाते हैं अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी जो है लाल भूरी गैस है, निम्न में से कौन सी लाल भूरी गैस है, तो 61 के लिए जो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वो डी होगा, NO2 लाल भूरी गैस है। एक गैसीय मिश्रण में बाहर से ऑक्सीजन व नाइट्रोजन 1:2 के अनुपात में है, इसके अणुओं का अनुपात कितना होगा, तो यहाँ पर इसके अणु का जो अनुपात है वो 7:32 होगा। दैट मीन्स यहाँ पर आप सी ऑप्शन याद रखेंगे। नेक्स्ट है CH3 का हॉल 3 COH की जो है अम्लीय KMNO4 की अधिक मात्रा के साथ जो है अभिक्रिया करने पर उत्पाद होगा, इसका उत्पाद क्या बनेगा, तो इसके लिए जो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी होगा, डेट मीन्स CH3CHO। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन कक्ष के ताप पर द्रव हैं, रूम टेम्परेचर पर कौन जो है द्रव के रूप में होता है, तो वो Br2 है, Br2 सी ऑप्शन आप याद रखने की कोशिश करेंगे, ब्रोमियम है। AgNO3 विलयन इसके साथ जो है अवक्षेप नहीं बनाता, किसके साथ अवक्षेप नहीं बनाएगा, तो अवक्षेप नहीं बनाने का काम जो है वो CO3 के साथ करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि गर्म करने पर रेड लेड देता है, रेड लेड जो है वो गर्म करने पर क्या देगा, तो वो देगा भाई साहब आपको पता होना चाहिए PbO देगा, क्या देगा, PbO। नेक्स्ट है कि सोडा राख है, सोडा राख निम्नलिखित में से कौन है, सोडा राख का आपको सीधा है ना, मतलब वो फार्मूला बताना है, तो 67 के लिए आपका सी ऑप्शन से होगा Na2CO3। Na2CO3 आप याद रखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एप्सम जो है लवण कहलाता है, तो 68 के लिए जो आपका सही आंसर होगा वो आपका बी होगा, MgSO4 7H2O। MgSO4 7H2O आप याद रखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग अब अगले 69 नंबर क्वेश्चन, फिटकरी निम्न सामान्य सूत्र वाले यौगिक है, मतलब फिटकरी का सूत्र बताना आपको, तो 69 के लिए आपका ए ऑप्शन से होगा X2SO4 Y2SO4 का होल 3 × 24H2O, ए ऑप्शन आप याद रखेंगे। नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि FeO अशुद्धि दूर करने हेतु निम्न में से कौन जो है गालक के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है, तो 70 के लिए यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा डी होगा, यानी कि SiO2। आपके डी ऑप्शन बिल्कुल जो है सही हो जाएंगे। इस तरह से आज जो है हम इतना रखते हैं, इससे आगे जो है आपको इंग्लिश और मैथ का जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलेगा। हम अगले क्लास में जस्ट आपके लिए इंग्लिश और मैथ का क्वेश्चन ला रहे हैं, इसमें लाते लेकिन क्लास बहुत ही बड़ा हो जाता, सो हमने क्या करा है आगे लाने का कोशिश करेंगे हम इसको, और आशा करते हैं कि क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप पूरा शुरू से अंत तक नहीं देखे तो शुरू से अंत तक क्लास को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा, तो आप लोग जितने बच्चे अगर नहीं देखे हैं ये क्लास तो शुरू से अंत तक देख लीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।